हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमी। मेरा नाम है विशाल चौहान और यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रिलिमिनरी टेस्ट के लिए आज हम एक स्ट्रेटजी सेशन करने जा रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि आपकी हिस्ट्री को क्रैक करने के लिए, हिस्ट्री के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में ठीक करने के लिए आपकी सही स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। लेकिन आज के टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि मेक श्योर कि आप प्रीवियस सभी सेशंस को अटेंड ज़रूर करें। अगर आप इंडियन पॉलिटी को थॉरली स्टडी करना चाहते हैं, अगर आप एंशियंट इंडियन हिस्ट्री थॉरली स्टडी करना चाहते हैं, अगर आप मेडिवल इंडियन हिस्ट्री को थॉरली स्टडी करना चाहते हैं, सो मेक श्योर कि आप प्लस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन ज़रूर करें और मेरे साथ क्लासेस लगाएं प्लस प्लेटफॉर्म पर बाय एनरोलिंग बाय यूजिंग माय कोड VCUPSC। उसके अलावा आप मेरी स्पेशल क्लासेस को भी अटेंड कर सकते हैं। इन सभी सेशंस के लिंक्स आपको कहाँ से मिलेंगे? मेरे टेलीग्राम ग्रुप चौहान_सर_CSC, या अगर आप फॉलो करते हैं हमें कम्युनिटी पर, तो फर्दर लिंक्स आपको वहाँ पर भी मिल जाते हैं। आप हैं अनअकैडमी पर, दैट इज इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। और अगर आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए थॉरली प्रिपेयर करना चाहते हैं तो अनअकैडमी लेकर आया आपके लिए सब्सक्रिप्शन प्लान्स प्लस एंड आइकॉनिक, जिसमें इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ आपको पढ़ने का मौका मिलता है। प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस आपको जीएस की प्रिपरेशन प्रोवाइड करती हैं। 1 साल या उससे ऊपर की सब्सक्रिप्शंस जो है वो आपके लिए अवेलेबल है। अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए सेपरेट सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो वो भी 1 साल या उससे ऊपर के अवेलेबल है आपके लिए। मेक श्योर दैट यूज माय कोड VCUPSC टू गेट योर सेल्फ 10% डिस्काउंट। बट रादर बेटर आपके लिए ये रहेगा कि इफ यू गो विद दी कॉम्बो पैक्स, बिकॉज कॉम्बो पैक्स आपको जीएस और ऑप्शनल दोनों के कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। सो अगर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हो, कॉम्बो पैक्स के साथ जाइए और सब्सक्राइब कीजिए बाय यूजिंग माय कोड VCUPSC। उसके अलावा अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है अनअकैडमी गोल। दैट मीन्स कि अभी आप अगर 25 से 28 अप्रैल के बीच में सब्सक्राइब करते हैं बाय यूजिंग माय कोड VCUPSC, यू विल गेट 20% डिस्काउंट ऑन ऑल सब्सक्रिप्शन। सो मेक श्योर कि आप एक्सप्लॉइट जरूर करें इस ऑफर को। ये प्राइसेस अवेलेबल है आपके लिए। 12 मंथ्स की ड्यूरेशन प्लस कॉम्बो की आपको पड़ती है 49,348 में। उसके अलावा आइकॉनिक कॉम्बो 63,195 में, और आप देख ही पा रहे हैं कि भारी भरकम सेविंग्स आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके अलावा 18 मंथ्स, 24 मंथ्स एंड 36 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। सो मेक श्योर दैट यू यूज माय कोड VCUPSC टू गेट योर सेल्फ अनरोल्ड। और ये ऑफर केवल 28 अप्रैल तक ही वैलिड रहेगा। ऑलराइट, इसके अलावा अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है अनअकैडमी UPSC CSC प्रीलिम्स प्रैक्टिस बुकलेट ऑफर, जिसमें आपको 10 प्रिंटेड प्रैक्टिस बुकलेट्स जो है वो 7500 की वर्थ की प्रोवाइड की जाती हैं। 10,000 से ज़्यादा इसमें एक्सपर्ट क्यूरेटेड क्वेश्चंस मौजूद हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे। सो सब्सक्राइब बाय यूजिंग माय कोड VCUPSC। द ऑफर इज वैलिड टिल 30th अप्रैल। सो सब्सक्राइब इन्हें ज़रूर करें। और जो भी आप पढ़ रहे हैं, अगर आप उन्हें टेस्ट नहीं करेंगे, अगर आप अपनी प्रिपरेशन को टेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है, चाहे आप कितना मर्जी पढ़ते जाएं। टेस्ट करने की बात आती है तो एक और बेहतरीन जो है वो आपके लिए UPSC कॉम्बैट लेकर आया है अनअकैडमी। May 1st 2022 11 AM को, ये संडे को कॉम्बैट टेस्ट रहेगा। 56 क्वेश्चंस यू विल हैव टू सॉल्व इन 60 मिनट्स। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में अवेलेबल रहेगा। यूज माय कोड VCUPSC टू गेट योर सेल्फ एनरोल्ड एंड मेक श्योर कि आप एनरोल जरूर करें, बिकॉज दिस विल बी अ प्रीलिम्स स्पेशल UPSC CSC कॉम्बैट टेस्ट एंड टॉप स्कॉलर्स को ऑब्वियसली स्कॉलरशिप्स जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी। इट विल बी अ लाइव टेस्ट। सो मेक श्योर कि आप अपनी प्रिपरेशन को टेस्ट ज़रूर करें। मैं टाइम एंड अगेन हमेशा ही आपको बोलता रहा हूँ कि आप जितना मर्जी पढ़ लें, कोई फ़ायदा नहीं है कि अगर आप उन्हें टेस्ट नहीं कर रहे हैं तो। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको एग्जामिनेशन देना है। उसके अलावा अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है एक फ्री एंड कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम फॉर CSE 2021। सो इट इज़ फ्री फॉर ऑल एलिजिबल एस्पायरेंट्स, सो यू कैन डेफिनेटली रजिस्टर। अपार्ट फ्रॉम दैट अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेकर आया आपके लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको 1-on-1 पर्सनल जो है वो मेंटरशिप मिले, 1-on-1 लाइव मेंटरशिप मिले, पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस मिले आपको लर्निंग का, उसके अलावा मेंस के क्वेश्चंस के लिए आपको रेगुलर सेशंस प्रोवाइड हो, रेगुलर फीडबैक मिले आपको आपके आंसर्स पर, स्टडी प्लानर बनाने का मौका मिले आपको, ओपन हाउस ज्वाइन करने का मौका मिले। सो ये सभी ऑफर्स अवेलेबल है विद आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। सो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप एक साथ पे नहीं कर पा रहे हैं तो लोन फॉर UPSC बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव है अनअकैडमी का, जिसमें 0% EMI पर आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है। 2 ही घंटे के अंदर आपका लोन अप्रूव किया जाएगा, बहुत मिनिमल पेपर वर्क के साथ, और बहुत फ्लेक्सिबल रहेगा टेन्योर रीपेमेंट का। और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो 27 अप्रैल से शुरू हो रहे इन नए बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आप UPSC CSE 2023 के लिए बाइलिंगुअल बैच ज्वाइन कर सकेंगे, 2024 के लिए बाइलिंगुअल बैच ज्वाइन कर सकेंगे, एंड मिशन AIR 1 करंट अफेयर्स
फॉर प्रीलिम्स बाइलिंगुअल आप बैच ये ज्वाइन कर सकते हैं। सो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब ज़रूर करें बाय यूजिंग माय कोड VCUPSC एंड आप इन बैचेस को ज्वाइन करके अपनी थरो प्रिपरेशन शुरू ज़रूर करें, ठीक है। और जिन स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है उन्होंने बहुत बेहतरीन रेटिंग्स प्रोवाइड करी हैं, ठीक है। बेस्ट इन क्लास एजुकेटर रेटिंग, बेस्ट इन क्लास लर्नर रेटिंग, बेस्ट इन क्लास टेस्ट रेटिंग, 55,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने टेस्ट सीरीज में एनरोल किया है, राइट। अगर आप अनअकैडमी के साथ जुड़ते हैं तो आपको बेस्ट इन क्लास प्रिंटेड कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, एक इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, एक थरो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम आपको दिया जाता है, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सेशंस, उसके अलावा 1-on-1 लाइव मेंटरशिप। सो दीज आर दी हाईलाइट्स of Unacademy. So make sure कि आप ज्वाइन जरूर करें by using my code VCUPSC and get yourself enrolled. Alright, now let us start with today's session. We have to discuss the prelims strategy for history, right? So इस बार का जो हमारा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है उसके प्रीलिम्स के लिए हमारी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए फॉर हिस्ट्री सब्जेक्ट, लेट अस डिस्कस। बट फर्स्ट लेट अस लुक एट दी कि हिस्ट्री में क्या क्या टॉपिक्स जो है वो हमें कवर करने हैं, राइट। सो इन हिस्ट्री आप लोग जानते हैं एंशियंट हो गया हमारा, राइट, मेडिइवल हो गया, राइट, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री हो गया एंड आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। सो ये चार हिस्से में आप जो है वो हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर वैसे सेपरेटली भी पढ़ा जाता है ऑब्वियसली, राइट, बट प्रीलिम्स के लिए इन चारों टॉपिक से क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड दी ट्रेंड समझते हैं हम कि कितने क्वेश्चंस जो हैं वो पिछले कुछ सालों में पूछे गए हैं इन सभी टॉपिक्स से। सो दिस इज दी ट्रेंड एनालिसिस, राइट। सबसे पहले ट्रेंड एनालिसिस कर लेते हैं एक बार हम, फिर हम स्ट्रेटजी की तरफ बढ़ते हैं, राइट। सो ये आप देख पा रहे हैं ये ईयर वाइज आपको दिया गया है, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न एंड कल्चर, ठीक है। सो फ्रॉम 1990s अप टिल 2010 ट्रेंड जो है वो अलग रहा, ठीक। देखिए बीच में एक बार 1994 के अराउंड भी ट्रेंड चेंज हुआ, ठीक है, फिर एक बार 2003 के अराउंड भी थोड़ा बहुत ट्रेंड जो है वो यूपीएससी ने चेंज किया, एंड देन 2009-2010 के बाद फिर एक बार 2013 में मेंस के लिए जो है वो ट्रेंड चेंज किया यूपीएससी ने। तो यूपीएससी अपना ट्रेंड जो है वो चेंज करता रहता है, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि लेटेस्ट कौन से जो है वो क्वेश्चंस आपको फॉलो करने चाहिए, कौन सा ट्रेंड आपको फॉलो करना चाहिए। सो लेटेस्ट ट्रेंड जो आप फॉलो कर सकते हैं वो रहेगा आपके लिए इंपॉर्टेंट। अगर आप 2023 से 2021 के एग्जामिनेशन का, सॉरी 2013 से 2001 तक के एग्जामिनेशन का अगर आप ट्रेंड देखें, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू, राइट। या अगर मैं पिछले 10 साल का कह दूं, सो 2011 से 2021 तक का ट्रेंड, बट स्टिल यू कैन डेफिनेटली सी कि कितने क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पर पूछे गए। जैसे 1996 में देखिए 20 क्वेश्चन मॉडर्न से पूछे गए, ठीक है। बट एक जनरल ट्रेंड आप जो है वो अभी भी यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस किससे पूछे जा रहे हैं, मॉडर्न से पूछे जा रहे हैं सबसे ज्यादा क्वेश्चन। उसके बाद मॉडर्न के बाद पहले इन दी 90s एंशिएंट से सेकंड नंबर पर क्वेश्चन पूछे जाते थे, देन थर्ड नंबर पे कल्चर एंड फोर्थ नंबर पे मेडिवल, ठीक है। मेडिवल से सबसे कम क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते थे, राइट। थोड़ा बहुत जो है वो चेंज होता जाता था, बट दिस वाज दी जनरल ट्रेंड। बट दैट चेंज्ड आफ्टर, आपको धीरे धीरे जो है वो चेंज होता हुआ नजर आएगा 2000s में, राइट। 2000 के डेकेड में आप पाएंगे कि मॉडर्न अभी भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से ही पूछे जा रहे हैं, बट एंशिएंट के बजाय अब ज्यादा सवाल जो है वो कल्चर से पूछे जा रहे हैं। दूसरे नंबर पे कल्चर आ जाएगा, तीसरे नंबर पर रहेगा एंशिएंट, राइट, एंड फोर्थ नंबर पर क्वेश्चंस जो हैं वो मेडिवल इंडियन हिस्ट्री से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड। और जो डेकेड हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ये, राइट, 2010 के ऑनवर्ड्स। अब यहां पर आप जो है वो खास तौर पे 11 के ऑनवर्ड्स जो ट्रेंड देखेंगे, अभी भी स्टिल पहले नंबर पर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को आप रख सकते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से पूछे जा रहे हैं। देन कल्चर से सेकंड नंबर पर, थर्ड नंबर पर एंशिएंट एंड फोर्थ नंबर पर मेडिवल। सबसे कम क्वेश्चन मेडिवल इंडियन हिस्ट्री से पूछे जा रहे हैं। और अगर आप लेटेस्ट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन देखेंगे 2021 का, तो 9 क्वेश्चंस जो हैं वो अराउंड मॉडर्न से पूछे गए, ठीक है। 4 क्वेश्चंस कल्चर, 4 क्वेश्चन एंशिएंट और 3 क्वेश्चंस जो हैं वो मेडिइवल से पूछे गए थे, ठीक है। सो अगर आपको फाइनली ये डराइव करना हो कि व्हाट शुड बी द ट्रेंड, अब 2018 में देखिए एंशिएंट और मेडिवल से क्वेश्चन नहीं बना, आर्ट एंड कल्चर से 8 क्वेश्चन बना दिए गए, मॉडर्न से 14 क्वेश्चन बना दिए गए, ठीक है। सो आप देख ही पा रहे हैं कि मॉडर्न एंड आर्ट एंड कल्चर की तरफ जो है वो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का ज्यादा रुझान है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि एंशिएंट और मेडिवल से क्वेश्चन नहीं बन रहे, 3-3, 4-4 क्वेश्चन जो है वो एंशिएंट एंड मेडिवल से बन रहे हैं, ठीक है। सो फाइनली हम ट्रेंड क्या रख सकते हैं, फाइनल ट्रेंड ये रख सकते हैं कि मॉडर्न से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, और आप मान सकते हैं कि 8 से 10 क्वेश्चन जो है वो मॉडर्न से बन ही रहे कंसिस्टेंटली। 9-3 वैसे 2019 में 2020 में 3 ही क्वेश्चन मॉडर्न से बने,
ठीक है, बट 6, 14, सो अराउंड 8 क्वेश्चन यू कैन से, राइट, अराउंड 8 क्वेश्चन यू कैन सेफली गेस कि 6 से 8 क्वेश्चन जो है वो मॉडर्न से बन रहे हैं, ठीक है। देन कल्चर से आप देख ही पा रहे हैं यहाँ पर 4, यहाँ पर 9 क्वेश्चन बन गए, 4 यहाँ पर 8, फिर 5, फिर 6, फिर 5, 11 क्वेश्चन जो है वो 2014 में बने कल्चर से। सो कल्चर से भी कोई कम क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, राइट। सिमिलर स्ट्रेंथ आप मानकर चल सकते हैं कि अराउंड 4 से 6 क्वेश्चन कल्चर में भी बन रहे हैं, राइट। एंशिएंट में आप मानकर चलें कि 3 से 4 क्वेश्चन, एंड मेडिइवल में 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो मेडिइवल के बन सकते हैं। बट ये एस्टिमेट लगाना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप ट्रेंड को देखिए, ट्रेंड कितना जल्दी जो है वो बदल जाता है, राइट। बट आप डेकेडल ट्रेंड को देखेंगे, देयर यू कैन क्लियरली से कि मॉडर्न से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बने, देन कल्चर, राइट, देन कल्चर, देन एंशिएंट, एंड देन मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। सो कुछ इस तरह गैस करना है कि 6 से 8 ही बनेंगे, 4 से 6 ही बनेंगे, ये बिल्कुल गलत जो है वो एस्टिमेशन रहेगा, बिकॉज ऑब्वियसली कहीं से भी ज्यादा सवाल जो है वो यूपीएससी डाल सकता है। अनप्रिडिक्टेबल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है ये, राइट। बट वी कैन क्लियरली से कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो मॉडर्न से बनेंगे, देन कल्चर, देन एंशिएंट, एंड देन मेडिइवल। दिस ट्रेंड इज, मतलब पिछले एक डेकेड का ऑलमोस्ट ये ट्रेंड रहा ही है, ठीक है। सो क्या इसका मतलब ये है कि हमें एंशिएंट पर ध्यान नहीं देना है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि एंशिएंट और मेडिवल पर ध्यान नहीं देते, ठीक है, कहते हैं कि इसमें से सवाल ही नहीं आते, हम क्यों करें एंशिएंट और मेडिवल को, ठीक है, बिकॉज इनमें से तो क्वेश्चन ही नहीं आ रहे, राइट। बट दुख जो है वो तब होता है उस स्टूडेंट को जब एक मार्क्स से कट ऑफ जो है वो रह जाती है, ठीक है। इनफैक्ट फ्रैक्शंस से जो है वो आप कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाते हैं और आपको मौका नहीं मिलता है मेंस में बैठने का, ठीक है। सो प्रीलिम्स भी काफी घातक हो चुके हैं, अब ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स जो है वो आसान है, राइट। एंड वैसे तो मैं हमेशा से आपको बोलता ही रहा हूं कि मेंस के लिए आपको प्रिपेयर करना है, बट एक और पॉइंट में साथ में आपको बोलता रहा हूं, इफ यू प्रिपेयर फॉर मेंस, राइट, इफ यू आर राइटिंग ऑल द आंसर्स, राइट, आंसर राइटिंग अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, साथ ही साथ आप प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन देने की प्रैक्टिस करें, दैट मीन्स एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है आपको, 2 घंटे में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी, ठीक है, दैट इज रियली नेसेसरी, राइट। बट नाउ लेट अस गो थ्रू दी सिलेबस, थोड़ा सा एक बार सिलेबस का ट्रेंड देख लेते हैं। सो एज आई सेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो लेट अस सी कि किस तरह के टॉपिक्स जो है वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में मौजूद हैं। सो सबसे पहले वी विल लुक एट दी टॉपिक्स, राइट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे मैं उन्हें हाईलाइट कर दूंगा, ठीक है। नाउ इंडिया इन दी 18th सेंचुरी, अब इस टॉपिक से बहुत ही रेयर क्वेश्चन बनता है, ठीक है, बहुत रेयर क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक से, बट दैट डजंट मीन कि हमें नहीं पढ़ना, राइट, हमें पढ़ना अभी अगर आपके पास समय है तो आप पढ़े जरूर, बट अब राइट नाउ अगर आप 2022 के प्रीलिम्स में एंटर करने जा रहे हैं तो पूरे सिलेबस को खंगालने का समय नहीं है आपके पास, दिस इज योर टाइम टू रिवाइज, राइट, ये आपका रिवीजन का टाइम है और ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाने का टाइम है, राइट, प्रैक्टिस टेस्ट लगाने का टाइम है, ठीक है। बट स्टिल मैं आपको जो है वो एक टॉपिक वाइज बता देता हूं कि कौन से टॉपिक्स जो है वो इंपॉर्टेंट है। सो इंडिया इन दी 18th सेंचुरी, ठीक है, इन दिस टॉपिक देखिए मुगल्स का डिक्लाइन एंड रीजनल पावर्स का इंक्लाइन, राइट, मुगल्स की शक्ति गिरी और रीजनल पावर्स की शक्ति बढ़ी और एक ट्रांजिशन हमें यहां पर देखने को मिल रहा है, राइट। सो इन दिस ट्रांजिशन व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम यूपीएससी, राइट। यूपीएससी से देखिए द वेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल जो आपको डेवलप करनी पड़ेगी, इनफैक्ट आपको रिफ्लेक्स डेवलप करना पड़ेगा, दैट इज टू एनालाइज द टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो यूपीएससी थ्रू आउट पूछ रहा है और वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस से ही आपको टाइप ऑफ क्वेश्चंस का अंदाजा लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो यूपीएससी पूछ रहा है। क्या यूपीएससी क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या यूपीएससी डायरेक्ट फैक्ट पूछ ले रहा है, क्या यूपीएससी जो है वो कॉम्प्लेक्स करके जो है वो कॉन्सेप्ट्स को पूछने की कोशिश कर रहा है, राइट। सो किस पर ध्यान दें? तो एक बहुत बड़ी गलती करते हैं बच्चे, 2 तरह की गलती करते हैं, ठीक है, या 2 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो फैक्ट्स मगअप कर लेते हैं, सारा सभी जो है वो फैक्ट्स वो मगअप कर लेते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कॉन्सेप्ट्स समझ लेते हैं जबरदस्त तरीके से, ठीक है, उनको पूरा हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होते हैं, राइट। बट दोनों ही टाइप के स्टूडेंट क्या एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाएंगे, राइट। अगर केवल ऐसे स्टूडेंट होंगे जो केवल फैक्ट मगअप करके रखेंगे या केवल कॉन्सेप्ट समझ के रखेंगे, तो जवाब है नहीं।
आपको इन फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स को जोड़कर स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो फैक्चुअल एज वेल एज कंसेप्चुअल दोनों हो सकते हैं, ठीक है। सो बात रही इंडिया इन दी 18th सेंचुरी, इट इज नॉट दैट मच ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक, बट यहां से आप जो है वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जरूर उठाएं, ठीक है, इन फैक्ट्स पर बेस्ड जो है वो क्वेश्चंस बनते हैं। देन वी हैव एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, दिस इज अगेन अनदर टॉपिक जिससे जो है वो क्वेश्चंस बहुत कम बनते हैं, बहुत रेयर जो है वो इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। बट ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पढ़ना नहीं है, राइट। यूरोपियंस जब भारत आए तो फैक्ट्रीज उन्होंने कहाँ कहाँ पर, जो ट्रेड सेटलमेंट्स हैं जो उन्होंने कहाँ कहाँ पर एस्टेब्लिश करी, ठीक है। सो साइट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर बनता है कि किस साइट पर उन्होंने जो है वो फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश करी, किसने कहाँ पर एस्टेब्लिश करी, ठीक है, इससे क्वेश्चन बनता है। वेस्ट कोस्ट या ईस्ट कोस्ट पर, राइट, कौन कब आया, सो इनकी क्रोनोलॉजी पर बेस्ड जो है वो क्वेश्चन बनता है, ठीक है। क्रोनोलॉजी पर बेस्ड क्वेश्चन बनता है, साइट पर बेस्ड क्वेश्चन बनता है, इनके गवर्नर्स पर, राइट, या जो भी इनके लीडर्स हैं, राइट, जो भी इन ईस्ट इंडिया कंपनी के इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं, उन पर्सनैलिटीज पर बेस्ड क्वेश्चन बनता है। इन सब चीजों पर आपको ध्यान देना है, बट रिवाइज आपको ऑब्वियसली पूरा टॉपिक करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद राइज एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर, नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां से पॉलिटिकल हिस्ट्री थोड़ी सी निकल कर आ रही है, और इस पॉलिटिकल हिस्ट्री पर, राइट, बेस्ड क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी पूछता है। सो एक टाइप ऑफ क्वेश्चन तो हमें समझ आ गया कि क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो मॉडर्न से पूछा जा सकता है, ठीक है। पॉलिटिकल हिस्ट्री यूपीएससी नहीं पूछता है कई बार, बट यहां पर भी एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में क्रोनोलॉजी पूछ सकता है, राइट, और किस यूरोपियन का किस इंडियन रूलर से पंगा रहा, राइट, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। सो कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स है यहां पर जिनका जो है वो, जिनके बेस पर क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। किस इंडियन रूलर के साथ किस शुरुआती यूरोपियन ट्रेडर्स का कॉन्फ्लिक्ट रहा। देन फिर ब्रिटिशर्स का कॉन्फ्लिक्ट तो जो रहा ही है पूरा, जिस तरह ब्रिटिशर्स ने मतलब धीरे धीरे शक्ति बढ़ाई है अपनी, पहले उन्होंने दुश्मनों को निपटाया, सो एंग्लो फ्रेंच राइवलरी से बहुत सारे फैक्ट्स निकलते हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे करके उन्होंने जो मुगल्स के रेमनेंट्स थे, ठीक है, बंगाल, हैदराबाद और अवध, ठीक है, इन तीनों को कैसे निपटा, राइट, मराठों से कैसे निपटे, सिख से कैसे निपटे। सो ब्रिटिशर्स के जो इंटरनल डिस्प्यूट्स और एक्सटर्नल डिस्प्यूट्स वो सभी आपको पता होने चाहिए कि कैसे उन्होंने इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल अपने सभी कंपटीशन को कैसे न्यूट्रलाइज किया ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। सो उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके पास होने चाहिए। ट्रीटीज, ठीक है, फैक्ट्स में क्या है, ट्रीटीज जो है वो जितनी भी इंपॉर्टेंट ट्रीटी हुई हैं वो ट्रीटी आपके पास होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट बैटल्स, राइट, इंपॉर्टेंट बैटल्स के प्लेसेस, बैटल ग्राउंड्स के बारे में आपके पास जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। बट नन ऑफ दिस मैटर्स, आई एम टेलिंग अगेन, नन ऑफ दिस विल मैटर इफ यू डू नॉट टेस्ट दिस। अगेन मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आप अपनी इस नॉलेज को टेस्ट नहीं करेंगे ना, दुनिया भर के आप फैक्ट्स जो है वो एक्यूमुलेट कर देंगे। मैंने आपको दुनिया भर के कॉन्सेप्ट जो है वो समझाए। None of this will matter until and unless you test your preparation. That is the best strategy is to, prelims को क्रैक करने की बेस्ट स्ट्रेटजी ये है कि प्रिपेयर फॉर मेंस के लिए प्रिपेयर किया जाए, ठीक है, और प्रीलिम्स के लिए धुआंधार जो है वो टेस्ट यानी कि मॉक टेस्ट लगाए जाए। प्रिपेयर फॉर मेंस एंड बाय डिफॉल्ट, मतलब अगर मैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात करूं, सो प्रिपेयर फॉर मेंस एंड प्रीलिम्स के लिए धुआंधार जो है वो मॉक टेस्ट लगाते जाइए। दिन के एटलीस्ट 1 या 2 मॉक टेस्ट लगाते जाइए आप, कैसे नहीं आपका एग्जामिनेशन क्लियर होता। बट इसका मतलब ये नहीं है कि छोटे छोटे फैक्ट्स या टाइप ऑफ क्वेश्चन, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे, तब आपको ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, कि किस तरह एक्विजेट किया उन्होंने, राइट, बंगाल को, मराठों को, मैसूर को न्यूट्रलाइज कैसे किया, इन सभी के लीडर्स के बारे में जानकारी, ठीक है ना, जो ब्रिटिशर्स के कंपटीशन जो रहे इंडियन रूलर्स, उनके लीडर्स के बारे में जानकारी, राइट, और उन लीडर्स ने क्या पॉलिसीज यूज करी, क्या ट्रीटीज करी ब्रिटिशर्स के साथ, ठीक है, इन ट्रीटीज पर बेस्ड क्वेश्चन आता है, राइट, इन ट्रीटीज की लोकेशन पर बेस्ड क्वेश्चन आता है, इन ट्रीटीज की डेट्स और इन ट्रीटीज की क्रोनोलॉजी पर बेस्ड क्वेश्चन आता है। माइंड इट, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, ट्रीटीज की क्रोनोलॉजी पर। उसके अलावा ब्रिटिश पॉलिसीज लाइक ऑफ सब्सिडियरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स,
टुवर्ड्स प्रिंसली स्टेट्स की तरफ क्या पॉलिसी रही, राइट। नेबरिंग कंट्रीज अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, इनके साथ जो बैटल्स करी, इनके साथ जो वॉर रही ब्रिटिशर्स की, ठीक है, उनसे देखिए जब भी आप वॉर पढ़ते हैं तो वॉर में से क्या टॉपिक निकल कर आता है, राइट। वॉर में से पहले तो दोनों पार्टीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो भी बेलिजरेंट पार्टीज हैं, दो या दो से ज्यादा, राइट। जब भी आप वॉर्स स्टडी कर रहे हैं तो आप दोनों पार्टीज के बारे में समझेंगे, ठीक है, कौन है पार्टीज और उनके लीडर्स कौन है, ठीक है, उनकी स्ट्रांग होल्ड क्या है, उनकी कैपिटल्स वगैरह क्या है, राइट। देन वॉर का कंसीक्वेंस क्या हुआ, राइट, कौन जीता कौन हारा, एंड कंसीक्वेंस में ट्रीटी क्या रही, ठीक है, ट्रीटी में क्या फैसला जो है वो लिया गया, इस पर क्वेश्चन बनेगा यहां से, ठीक है, खास तौर पे वॉर के कंसीक्वेंसेस और वॉर की ट्रीटीज क्या हुई, ठीक है, ट्रीटीज में क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूडेड थे, ट्रीटीज की क्रोनोलॉजी पर, राइट, क्योंकि बहुत सारी ट्रीटीज यहां पर ब्रिटिशर्स ने करी है, सिख के साथ करी, मैसूर के साथ करी, मराठों के साथ करी, ठीक है, नेपाल के साथ करी, म्यांमार के साथ करी, अफगानिस्तान सिंध के साथ करी, ठीक है, तो इन सभी ट्रीटीज की क्रोनोलॉजी आपके पास होनी चाहिए, दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज आस्क्ड, ठीक है। नेक्स्ट इकोनॉमिक एंड, ये है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज। ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कॉलोनाइज किया, क्यों किया कॉलोनाइज, क्योंकि वो क्या एस्टेब्लिश करना चाहते थे, ऑब्वियसली कॉलोनी एस्टेब्लिश करना चाहते थे जो कि सर्व करे उनके मेट्रोपॉलिटन स्टेट यानी ब्रिटेन को, ग्रेट ब्रिटेन को, ठीक है। तो व्हाट आर दी स्टेजेस ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म, और इसमें खास तौर पे इकोनॉमी पर ध्यान देते हुए, ठीक है, जो इकोनॉमिक स्टेजेस है, सो मर्केंटाइल फेज है, फ्री ट्रेड का फेज है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट का फेज है, ठीक है, फिर किस तरह उन्होंने धीरे धीरे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किस तरह किया, ड्रेन ऑफ वेल्थ किस तरह किया, ठीक है, इनसे एसोसिएटेड पर्सनैलिटीज कौन है, किसने बताया इन सब के बारे में, राइट, ठीक है, मतलब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में जानकारी किसने दी, ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में जानकारी किसने दी, कौन इंडियन लीडर्स एसोसिएटेड है क्रिटिसिज्म से, राइट। मॉडर्न इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट ब्रिटिशर्स ने क्यों किया, दो इट इज एन एनालिसिस पार्ट, वो हम मेंस के लिए स्टडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि क्यों किया ब्रिटिशर्स ने, बट प्रीलिम्स के लिए व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कि मॉडर्न इंडस्ट्रीज की साइट कहाँ है, ठीक है, कहां पर वो मॉडर्न इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश हुई, व्हाट वर दोज मॉडर्न इंडस्ट्रीज, ठीक है, व्हाट वर द पर्संस एसोसिएटेड विद दोज मॉडर्न इंडस्ट्रीज, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की बात करें, सो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी में शुरू से ही जो रेगुलेटिंग एक्ट है वहीं से ही कहानी शुरू कर देंगे आप, रेगुलेटिंग एक्ट, फिर उसके बाद कॉर्नवालिस का आना, राइट, फिर चार्टर एक्ट्स का क्या रोल है यहाँ पर, चार्टर एक्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, राइट। रेलवेज का इंट्रोडक्शन तो ये मॉडर्न इंडस्ट्रीज में आ जाएगा, रेलवेज का इंट्रोडक्शन कहाँ से हुआ, राइट, साइट्स का नाम, किस, व्हाट आर दी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड, क्यों किया, उसका इंपैक्ट क्या 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 रहा, दैट इज द एनालिसिस पार्ट, वो मेंस के लिए पढ़ते हैं। बट हियर आपको फैक्ट्स जो है वो फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए, राइट, द कॉन्सेप्ट्स दैट वी स्टडी फॉर मेंस, उन कॉन्सेप्ट्स की आपको समझ होनी चाहिए, देन ओनली यू विल बी एबल टू आंसर, ठीक है। अगर इन फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स दोनों का एनालिसिस है आपके पास, that means you are, if you are mains ready, mind it, and I say it again and again, if you are mains ready then only you will be able to crack prelims, provided that you have sufficiently practiced for prelims। prelims के लिए आपने मॉक टेस्ट लगाए हैं धुआंधार, एटलीस्ट 3 से 6 महीने की प्रैक्टिस है आपके पास फुल लेंथ पेपर की, ठीक है। मेंस के लिए आप जो है वो एटलीस्ट 3 से 6 महीने की आपके पास प्रैक्टिस है फुल लेंथ पेपर लिखने की, दैट यू आर फुल फ्लेजेडली प्रिपेयर्ड फॉर मेंस। आपका सिलेबस जो है वो मैक्सिमम आपकी कैपेसिटी पर आपने प्रिपेयर किया हुआ है फॉर मेंस, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं। एंड देन प्रीलिम्स के लिए आपने जो है वो बहुत सारे मॉक लगाए हैं, देन ओनली यू आर एबल टू एंटर इनटू द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, द एक्चुअल एग्जामिनेशन, राइट। सो द ओनली स्ट्रेटजी लेफ्ट हियर इज दैट यू हैव टू कमिट योरसेल्फ कि मुझे ज्यादा से ज्यादा क्या लगाने हैं, मॉक टेस्ट लगाने हैं। उसके लिए टेस्ट सीरीज अनअकैडमी लेकर आया आपके लिए, ठीक है, बेहतरीन टेस्ट सीरीज अनअकैडमी ने जो है वो आपके लिए प्रोवाइड करी है। उसके अलावा अभी अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया एक प्रीलिम्स के लिए मतलब जो पूरी की पूरी बुकलेट्स का सेट लाया, 10 बुकलेट का सेट, उसमें 10,000 से ज्यादा क्वेश्चन है। उन सभी क्वेश्चन को लगा दो ना यार, उन 10,000 क्वेश्चन को लगा दो, ठीक है। अनअकैडमी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, इतनी ज्यादा महंगी भी नहीं है यार, आज नहीं तो कल तुम्हें टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी पड़ेगी। अनअकैडमी नहीं तो यार आपके आसपास और भी बहुत सारे सोर्सेज है टेस्ट सीरीज के, आप इंटरनेट की जनरेशन है, आप लोग जानते हैं, ठीक है। टेस्ट दे ज्यादा से ज्यादा, दैट इज द होल क्रक्स ऑफ एग्जामिनेशन, दिस क्रैकिंग दिस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करें, बट फर्स्ट प्रिपेयर द होल सिलेबस। सिलेबस प्रिपेयर करने के बाद
ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दोगे तभी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन क्रैक होगा, राइट। नेक्स्ट, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट की बात करें हम, ठीक है। तो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में द होल ट्रेंड आपको पता होना चाहिए कि शुरुआत हुई एज सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, देन डेवलप्ड इनटू रीजनल पॉलिटिकल एसोसिएशन, देन डेवलप्ड इनटू होल फुल फ्लेजेड नेशनल मूवमेंट, ठीक है। सो यहां पर आपको पर्सनैलिटीज बहुत इंपॉर्टेंट, इधर से सवाल क्या बनता है, पर्सनैलिटीज बेस्ड क्वेश्चन बनता है। जो भी पर्सनैलिटीज एसोसिएटेड है विद द सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, उन पर्सनैलिटीज की स्ट्रांग होल्ड क्या है, किस रीजन से वो बिलोंग करते हैं, ठीक है। वो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म कर रहे हैं तो किस रिलीजन को रिफॉर्म करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। सोसाइटी को रिफॉर्म करने का उनके जो है वो कॉन्सेप्ट्स क्या है, राइट। सो किस तरह का रिफॉर्म वो लाना चाह रहे हैं। उसके अलावा किस, अगर उन्होंने कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाई है तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, अगर उस ऑर्गेनाइजेशन की कुछ पब्लिकेशन है तो उस पब्लिकेशन का नाम क्या है, यानी कि क्या वो ऑर्गेनाइजेशन या वो इंडिविजुअल व्यक्ति कोई न्यूज़पेपर को एडिट करता है, कोई मैगजीन निकालता है, कोई पैम्फलेट लिखता है, राइट। सो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर मस्ट, ठीक है। तो यहां पर सोशल रिलीजियस रिफॉर्म थिंकर्स जैसे कि नॉट जस्ट ऑफ हिंदू बट ऑल्सो ऑफ मुस्लिम, सिख, पारसी, राइट, एंड अदर कम्युनिटीज भी आप कह सकते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो बैकवर्ड कास्ट मूवमेंट रही, यहां से क्वेश्चन बनता है भीमराव अंबेडकर साहब का स्टांस क्या रहा डिप्रेस क्लास मूवमेंट के साथ, अनटचेबल के अपलिफ्टमेंट के लिए, ये सभी क्वेश्चंस। तो इनसे रिलेटेड पर्सनालिटीज क्या हैं, ठीक है, पर्सनालिटीज किस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हैं, उनकी पब्लिकेशन क्या है, उनके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, राइट, और वो किस रीजन से बिलोंग करते हैं। एंड एनालिसिस वाला पार्ट क्या है कि हाउ इट डेवलप्ड फ्रॉम सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट से रीजनल पॉलिटिकल एसोसिएशन से नेशनल मूवमेंट में कैसे डेवलप हुए, ठीक है। तो कौन सी सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट जो है वो रीजनल पॉलिटिकल एसोसिएशन में बदली, एंड देन फिर नेशनल मूवमेंट में वो कहां पर स्टैंड करते हैं, लाइक ज्योतिबा फूले साहब, एमजी रानडे साहब, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक साहब। These all started as socio-religious reformers. Then they joined some regional political associations और फिर वो full fledged national movement में आ गए, starting with राजा राम मोहन राय। बट राजा राम मोहन राय साहब तो है वो जल्दी एक्सपायर हो गए थे, ठीक है। बट वो सभी बंगाल से, रीजन की बात कर रहा हूँ ना मैं, ठीक है। तो बंगाल हो गया, राइट, बॉम्बे हो गया, है ना, बंगाल यानी कि कैलकाटा हो गया, मद्रास से हेल करने वाले, और पंजाब वाले रीजन से, फिर उसके अलावा यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ अवध एंड आगरा, गुजरात वाले रीजन से। सो यहाँ से निकलने वाले मैक्सिमम जो लीडर्स हैं रीजन के हिसाब से आपको पता होना चाहिए उनके बारे में, ठीक है। बट देन अगेन आई अगेन से व्हाट इज द मोस्ट नेसेसरी थिंग दैट यू नीड टू डू इज टेस्ट योर प्रिपरेशन। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, पेजेंट्स एंड ट्राइबल मूवमेंट्स। पेजेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट्स की इंपॉर्टेंट साइट्स क्या है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पर्सन कौन है यहाँ पर, राइट, व्हाट वाज द कॉन्फ्लिक्ट, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ दैट कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, एंड व्हाट इज द इम्पैक्ट इन द नेशनल मूवमेंट, दैट इज द एनालिसिस पार्ट। वो हमें पढ़ना पड़ता है, किसमें, मेंस के लिए पढ़ना पड़ता है, राइट। नेक्स्ट, रिवॉल्ट ऑफ 1857। सो रिवॉल्ट ऑफ 1857 के वही कॉजेज क्या है, ठीक है, कोर्स क्या रहा रिवॉल्ट का, व्हाट आर द डिफरेंट पर्सनैलिटीज एसोसिएटेड विद रिवॉल्ट, उन पर्सनैलिटीज वो कौन सी साइट से रिलेटेड है, व्हाट वाज द कंसीक्वेंसेस ऑफ द रिवॉल्ट, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द रिवॉल्ट, ऑल ऑफ दीज, इनका ये फैक्ट्स का आप एनालिसिस कर लेंगे, कॉन्सेप्ट्स का एनालिसिस कर लेंगे, दैट इज योर मेंस प्रिपरेशन, सिंपल एज दैट, ठीक है। Rise of Indian nationalism. So as I said, social religious reform movements, Britishers की economic policies, these all culminated into Indian national movement, right? So reason of growth क्या है, यहाँ पर क्या है, अर्ली पॉलिटिकल एसोसिएशंस, राइट, ये रीजनल पॉलिटिकल एसोसिएशंस की बात कर रहा हूं मैं, इन रीजनल पॉलिटिकल एसोसिएशन से रिलेटेड पर्सनैलिटीज, ठीक है। देन इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में कुछ सवाल जो है वो बन सकते हैं, इनसे रिलेटेड इनिशियल पर्सनैलिटीज। एंड माइंड इट, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैंने मेंशन ही नहीं करी यहाँ पर, कि चाहे वो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हो, यहाँ पर वुमेन रिफॉर्मर्स, ठीक है, ट्राइबल पेजेंट मूवमेंट से रिलेटेड अगर कोई वुमेन लीडर है, राइट, रिवॉल्ट ऑफ 1857 से रिलेटेड अगर कोई वुमेन लीडर है, राइट, एंड राइज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, अर्ली जो एसोसिएशन है, इनसे रिलेटेड जो वुमेन मूवमेंट है, एंड ऑल्सो द डेवलपमेंट, जो भी यहाँ पर जो वुमेन से रिलेटेड डेवलपमेंट हुई है, इधर जो डेवलपमेंट हुई है, राइट, इधर जो डेवलपमेंट हुई है, और नेशनल मूवमेंट में जो भी वुमेन से रिलेटेड डेवलपमेंट हुई है, राइट, दीज ऑल आर सब्जेक्ट टू क्वेश्चंस, राइट, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन पर क्वेश्चन जो है वो बन सकता है, ठीक है। और मेंस के लिए जैसे मॉडरेट फेज पर इस बार भी सवाल बना था,
ठीक है, दैट इज द एनालिसिस पार्ट। कारण क्या है, क्या डेवलपमेंट हुई, दैट इज द एनालिसिस पार्ट। सो इफ यू हैव अ गुड एनालिसिस, राइट, अगर आपके पास फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स का वेल एनालिसिस जो है वो मौजूद है, राइट, दैट मीन्स यू आर मेंस रेडी। एंड देन इफ यू ज्यादा से ज्यादा अगर आप प्रीलिम्स के लिए मॉक टेस्ट लगाते हैं, आप प्रीलिम्स में बैठने के लायक हैं, ठीक है, और मेंस के लिए भी मॉक लगाने, दोनों के लिए, ठीक है, प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट अगर दे रहे हैं, दैट इज द बेस्ट स्ट्रेटजी। टेस्ट करना है आपको अपने आप को, राइट, कि आप सही डायरेक्शन में पढ़ा भी आपने या नहीं। सेम गोस फॉर इंडियन नेशनल मूवमेंट, राइट, नथिंग इज डिफरेंट, ठीक है। यहाँ इंडियन नेशनल मूवमेंट में ऑल द इवेंट्स यू मस्ट नो व्हाट आर द इवेंट्स, ठीक है, पूरी जो डेवलपमेंट है, क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन, टाइप ऑफ क्वेश्चन समझ गए ना आप। अब यहाँ पर क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है, पर्सनैलिटी बेस्ड जो है वो क्वेश्चन बनेंगे। पर्सनैलिटी से क्या बनता है, ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है और पब्लिकेशन कौन सी है और रीजन कौन सा है, किस रीजन से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इफ देयर इज एनी कॉन्फ्लिक्ट विद ब्रिटिशर्स, ठीक है, अगर कोई ब्रिटिशर से कॉन्फ्लिक्ट है तो उस कॉन्फ्लिक्ट का कोई कंसिक्वेंस है या नहीं, राइट, व्हाट इज द एसोसिएशन, या ब्रिटिशर से क्या एसोसिएशन है उस पर्सनैलिटी का, या वो पर्सनैलिटी अगर कोई वुमन है तो आपको खासा ध्यान रखना है, ठीक है, कोई ब्रिटिशर है, राइट, तो उस पर भी सवाल जो है वो बन सकता है, ठीक है, कोई इंडियन मेल है तो वो तो बात ही है ना। सो ऑल ऑफ दीज इवेंट्स किस तरह जो है वो गांधी जी के एमरजेंसी तक हम पहुंचेंगे। सो ऑल द फैक्ट्स एसोसिएटेड, आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स बिकॉज इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर civil service examination, if you have already gone through all of the syllabus, so you know the facts, right, you know the, but I am here to tell you that what do you need for cracking prelims examination, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। बेस्ट स्ट्रेटजी मैंने आपको क्या कहा, सिंपल ये है भाई, फैक्ट्स हैं आपके कॉन्सेप्ट्स हैं जो भी आप स्टडी कर रहे हैं, उसका एनालिसिस है आपके पास, दैट मीन्स आप मेंस के लिए प्रिपेयर करें। बेसिकली मैं यही कहना चाह रहा हूं, प्रिपेयर फॉर मेंस टू क्रैक प्रीलिम्स, प्रिपेयर फॉर मेंस एंड देन मेंस के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो फिर प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट लगाइए, ठीक है। मॉक टेस्ट आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के शुरू कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विल गिव यू ट्रेंड्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विल गिव यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस, दिस इज द स्ट्रेटजी, ठीक है। सिलेबस के सर्कल में रहिए, सिलेबस के कर्वेचर में रहिए, राइट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से सभी जो है वो आप टाइप ऑफ क्वेश्चंस उठाइए, सभी ट्रेंड्स को एनालाइज कीजिए, ठीक है। मेंस की प्रिपरेशन करते हुए, यानी ऑल द फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स का एनालिसिस करते हुए, मेंस की आंसर राइटिंग करते हुए, साथ ही साथ प्रीलिम्स के लिए मॉक्स लगाते जाइए, दैट इज द बेस्ट स्ट्रेटजी। इससे अलावा और कुछ नहीं है यहाँ पर, ठीक है। बहुत हलवा है हिस्ट्री तो, राइट, एक बार आपको फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तो, ठीक है। सेम गोज फॉर रेवोल्यूशनरी एक्सट्रीमिज्म एंड ऑल अदर टॉपिक्स, फ्रीडम स्ट्रगल इन 1920s एंड 30s, ठीक है, ऑल ऑफ दीज आर इवेंट्स, स्वराज पार्टी, अदर पॉलिटिकल, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, राइट। सो यहां पर हुआ क्या है, ऑल द इवेंट्स आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, ठीक है। इन इवेंट से रिलेटेड पर्सनैलिटीज, राइट, उन पर्सनैलिटीज से रिलेटेड सभी फैक्ट्स, उनका क्या अफिलिएशन है ब्रिटिशर्स का। सो जैसे कि मैंने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पढ़ा है, या द होल कॉन्सेप्ट ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, कि ब्रिटिशर्स के क्या एक्शन और भारतीयों के क्या रिएक्शन। तो ब्रिटिशर्स के एक्शन क्या समझने हैं आपको, ब्रिटिशर्स के एक्शंस में उनकी पॉलिटिकल पॉलिसी, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, उनकी सोशियो कल्चरल पॉलिसीज, राइट। बदले में इंडियंस का रिएक्शन क्या किया, इंडियंस में सबसे पहले सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट देखने को मिला, ठीक है। दैट सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट डेवलप्ड इनटू रीजनल पॉलिटिकल एसोसिएशन, दैट डेवलप्ड इनटू इंडियन नेशनल मूवमेंट, राइट। उसके अलावा ये तो इंडियन मिडिल क्लास का रिस्पॉन्स था, ठीक है। इंडियन पेजेंट्स का रिस्पॉन्स, इंडियन ट्राइबल्स का रिस्पॉन्स, इंडियन रूलिंग क्लास का रिस्पॉन्स। इंडियन रूलिंग क्लास के रिस्पॉन्स में ऑल द कॉन्फ्लिक्ट्स, मराठों से कॉन्फ्लिक्ट, सिख से कॉन्फ्लिक्ट, मैसूर से कॉन्फ्लिक्ट, राइट, एंड देन फाइनली रिवॉल्ट ऑफ 1857, ठीक है। तो ये तो ट्रेंड हम ऑलरेडी जानते ही हैं, ठीक है। दिस इज हाउ वी अप्रोच द टॉपिक, दिस इज हाउ वी कम टू अंडरस्टैंड द फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स, राइट। बट what is necessary, since this is a strategy session, and let us be clear, let us be crystal clear about this, the only strategy that will work to crack civil service examination is you practice more and more and more. Practice what? Answering questions and solving MCQs. ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, that is what is मतलब going to मतलब help you to crack the civil service examination, provided that you have covered all the syllabus with a good control over facts as well as concepts and a very thorough analysis prepared, right? Analysis आपके पास होना चाहिए. That means you must be mains ready in order to clear prelims. You must be mains ready.
सिंपल सी बात है यार, मेंस में उसी को ही यूपीएससी बिठाएगा जो मेंस के लायक होगा, और इसी हिसाब से बनाया जाता है प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन, यही सोचकर बनाया जाता है प्रीलिम्स का टेस्ट कि जो मेंस के लिए तैयार है वही प्रीलिम्स निकाल पाएगा, सिंपल एज दैट। और देखिए देयर आर मेनी ट्रिक्स कि आप बहुत सब कुछ पढ़कर फैक्ट्स मगअप करके प्रीलिम्स निकाल लें, बट दैट विल नॉट सर्व यू वेल इन द मेंस, फिर आपका मेंस नहीं निकलेगा। मेंस के लिए प्रिपेयर करें थॉरली, एंड प्रीलिम्स के लिए टेस्ट लगाते जाएं, मॉक लगाते जाएं, दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटजी, ठीक है। Freedom struggle in princely states, then what happened, freedom with partition, so all the facts associated, I will not go into the details, right, we have already studied all of these. So important development during British Raj, ठीक है, so these are the Britishers action, ठीक है, and the analysis part is why Britishers did that, भारतीयों का क्या रिएक्शन रहा, ये एनालिसिस वाला पार्ट है, ठीक है, दैट इज फॉर मेंस। सो इफ अगर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए आप मेंस के लिए रेडी, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हुए इफ यू आर रेडी फॉर मेंस, और अगर आप प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स लगाते जा रहे हैं, राइट, मेंस के लिए रेडी होने का मतलब क्या है, फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स दोनों आपके प्रिपेयर हैं और उनका एनालिसिस है आपके पास। एनालिसिस मतलब सिग्निफिकेंस, इंपैक्ट, ड्रॉबैक्स, इस तरह के पॉइंट्स अगर आपके पास हर टॉपिक के लिए क्लियर है, लाइक प्रेस इन इंडिया, ठीक है, तो प्रेस इन इंडिया का सिग्निफिकेंस क्या है, इंपैक्ट क्या रहा, ड्रॉबैक क्या रहा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, क्या डेवलपमेंट हुई, राइट, ब्रिटिशर्स का एक्शन क्या रहा, भारतीयों का रिएक्शन क्या रहा, दिस ऑल इज व्हाट, दिस ऑल इज एनालिसिस। एंड इस एनालिसिस में क्या जरूरी है, फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स। इफ यू हैव ऑल ऑफ दैट यू विल क्रैक सिंपली, राइट, एंड प्रोवाइडेड दैट आपने प्रैक्टिस की हो अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के लिए कहानी थोड़ी बदल जाती है, राइट, मॉडर्न से हमारी अलग रहती है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की अप्रोच, बिकॉज एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से सवाल बनता है केवल प्रीलिम्स में, मेंस में नहीं बनता, ठीक है। तो यहां पर दो हम फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स और उनका एनालिसिस जो है वो करते हैं, राइट, बट हम फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स का एनालिसिस कर रहे होते हैं फॉर प्रीलिम्स ओनली, नॉट फॉर मेंस। मेंस में जो एंशिएंट का हिस्सा आता है वो कल्चर से आता है, ठीक है। सो दैट मीन्स अगर आपका एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री प्री लेवल पर प्रिपेयर्ड है, राइट, सो दैट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड दी कल्चर, सो दैट आप मेंस में जो है वो कल्चर के लिए आंसर लिख सकें, ठीक है। यहां पर हमारी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में अप्रोच हमारी थोड़ी चेंज हो जाती है। हियर वी ट्रैक दी चेंजेस एंड कंटिन्यूटीज, यहां पर क्या बदलाव हुए और क्या कंटिन्यू रहा ये समझते हैं, ठीक है। चेंजेस एंड कंटिन्यूटीज इन व्हाट स्फीयर, चेंजेस एंड कंटिन्यूटीज इन पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल। पॉलिटिकल में एडमिनिस्ट्रेटिव भी आ जाएगा, कल्चरल में रिलीजियस और आइडियोलॉजिकल भी आ जाएगा, ठीक है। इस स्फीयर में, सोसाइटी के इस स्फीयर में at a given time in ancient India what are the changes and continuities, ठीक है। For that to track those changes and continuities what we need sources की जरूरत है हमें, ठीक है। सो एंशिएंट को स्टडी करने के लिए क्या चाहिए हमें, चेंजेस एंड कंटिन्यूटीज को स्टडी करना है। चेंजेस एंड कंटिन्यूटीज इन पॉलिटिकल स्फीयर, सोशल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल। पॉलिटिकल कंसिस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑल्सो, कल्चर में रिलीजन एंड आइडियोलॉजी भी हो जाएगा, ठीक है। इसको ट्रैक करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, सोर्सेस चाहिए। सोर्सेस किस तरह के हैं, आर्कियोलॉजिकल हैं और लिटरेरी हैं, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल क्या है, रिलीजियस भी हैं और सेक्युलर भी, लिटरेरी भी, रिलीजियस भी और सेक्युलर भी, ठीक है। इन सोर्सेस से हमें क्या मिलता है, ये लिटरेरी सोर्सेज में या आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हमें अगर लिखी हुई जानकारी मिल रही है, राइट, रिटन, तो वहां से हमें टर्म्स निकल कर मिलती हैं, राइट। सो व्हाट वी विल अंडरस्टैंड, बिकॉज हमें मेंस में आंसर नहीं लिखना है, ठीक है। सो वी विल अंडरस्टैंड वाइल स्टडिंग एंशिएंट, वी विल अंडरस्टैंड दी चेंजेस एंड कंटिन्यूटीज। यानी कि जब हम, कहने का मतलब जब हम प्री हिस्ट्री से स्टोन एज को समझते चलेंगे, ठीक है, स्टोन एज से जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में एंटर करेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन से जब हम वैदिक एज में एंटर करेंगे, सो व्हाट वी विल ट्रैक, वी विल ट्रैक व्हाट इज दी पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक चेंजेस, क्या हुए, राइट, कहां से, फ्रॉम दी प्री हिस्ट्री टू इंडस वैली सिविलाइजेशन टू वैदिक, क्या चेंजेस मिले हमें, राइट। सो सिंस प्री हिस्ट्री और इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमारे पास लिटरेरी सोर्सेज नहीं है, तो पॉलिटी एंड सोसाइटी के बारे में जानना जो है वो बहुत मुश्किल है। कल्चर और इकोनॉमी के बारे में समझा जा सकता है फ्रॉम दी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। सेम गोज फॉर, दिस इज ट्रू फॉर बोथ प्री हिस्ट्री एज वेल एज इंडस वैली सिविलाइजेशन। बट जैसे ही हम वैदिक में एंटर करते हैं, जैसे ही हम वैदिक में एंटर करते हैं, हमारे पास सोर्सेज के रूप में लिटरेरी सोर्सेज आ जाते हैं,
ठीक है। सो दोज लिटरेरी सोर्सेज हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल कंटिन्यूटीज एंड चेंजेस, राइट। कहां कहां पर हो रही है वो, यानी कि वैदिक में भी, वैदिक से प्री मौर्य में क्या पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक चेंजेस आए, ठीक है। सो दिस इज आवर अंडरस्टैंडिंग, ये हमारा एनालिसिस है। बट प्रीलिम्स के लिए सवाल आ रहा है, सो प्रीलिम्स में फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स पूछा जाएगा, और ये फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स आप रिटेन तभी कर पाएंगे जब आपके पास एनालिसिस होगा, ठीक है। देन ओनली यू विल बी एबल टू रिटेन दिस फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स, राइट। बट ये प्रीलिम्स में इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो नहीं बनते, राइट। एनालिसिस लिखवाएंगे थोड़ी आपसे वो, राइट। तो प्रीलिम्स में किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, सो फॉर एग्जांपल प्री हिस्ट्री से, वैसे तो लीस्ट इंपॉर्टेंट है प्री हिस्ट्री, राइट, सोर्सेज भी लीस्ट इंपॉर्टेंट है टॉपिक, बट मान लेते हैं यहां से अगर क्वेश्चन बनता है तो प्री हिस्ट्री से साइट बेस्ड क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है, ठीक है। तो किस साइट पर क्या एविडेंस मिला, क्या फाइंडिंग मिली, राइट। सेम इज द हाईलाइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन की भी यही हाईलाइट है, ठीक है। यहां पर हमारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्या कंटिन्यूटीज और क्या चेंजेस हुए, बट द क्वेश्चंस विल बी साइट बेस्ड, किस साइट पर हमें क्या मिला है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, उस साइट की एक्सकवेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी कौन है, किसने एक्सकवेट किया, उस साइट पर क्या एविडेंस मिले, एंड दोज एविडेंस इज रिलेटेड टू व्हाट, पॉलिटी, सोसाइटी, इकोनॉमी और कल्चर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। लाइक मान लीजिए कल्चर की बात करते हैं तो क्या वो किससे रिलेटेड है, जैसे बीड्स इंडस्ट्री है, ठीक है, पॉटरी हो गई, बीड्स इंडस्ट्री थी, पॉटरी मिल जाती है हमें यहाँ पर, डेकोरेशन के सामान मिल जाते हैं, राइट, ज्वेलरी वगैरह मिल रही है। सिमिलरली इकोनॉमी की बात करें तो ट्रेड रूट हमें कहाँ मिल रहा है, राइट, ट्रेड रूट की बात चली है यहाँ पर, सील्स जो हमें मिलती है वो हमें ट्रेड के बारे में क्या जानकारी देती है, कंटेम्पररी जो अदर जो अर्बनाइजेशन अदर जो सिविलाइजेशंस हैं, लाइक मेसोपोटामिया के साथ क्या रिलेशन, इजिप्ट के साथ क्या रिलेशन, चाइना के साथ क्या रिलेशन, ठीक है। पॉलिटी एंड सोसाइटी के बारे में थोड़ी कम ही जानकारी देती है, बट स्टिल। सो ये साइट्स पर मिलने वाले एविडेंसेस, जैसे फॉर एग्जांपल टाउन प्लानिंग, एंड टाउन प्लानिंग से एसोसिएटेड इंपॉर्टेंट जितनी भी डिस्कवरीज हुई हैं, ठीक है। सो यहां पर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बनता है, साइट बेस्ड क्वेश्चन बनता है इंडस वैली सिविलाइजेशन से, और आप मानकर चल सकते हैं अगर एंशिएंट से 4 सवाल बन रहे हैं तो एक सवाल आने की पूरी पूरी संभावना है, आप ये मानकर ही चलेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन तो आ ही रहा है, ठीक है। और मॉडर्न के लिए मैंने किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए नहीं कहा, क्योंकि आपको ऑलमोस्ट पूरा मॉडर्न पढ़ना ही है, आपको मॉडर्न जो है वो मेंस के हिसाब से पढ़ना है, मेंस के हिसाब से पढ़ेंगे आप, प्रीलिम्स के लिए मॉक टेस्ट लगाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, ठीक है, राइट। वहां पर आपको ध्यान क्या देना होता है, पर्सनैलिटीज का, पर्सनैलिटीज में वुमेन पर्सनैलिटी का खास तौर पर ध्यान देना है, ठीक है, वुमेन पर्सनैलिटीज का खास तौर पर ध्यान देना है, उस पर घुमा फिरा कर क्वेश्चन बनता है, ठीक है। So that is Indus Valley civilization. Burial practices, culture से related है, language, script, culture से related, domestication animal, culture से related, cosmetic, culture से related, dress ornament, culture से related, craft center, culture से related, economy से related, political organization, ठीक है, customs and amusements, culture से related, relation with other civilization, references in Vedic text में क्या references IVC से related, ठीक है। So that is the changes and continuity वाला part, right। यहां पर फेजेस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन हमें देखने को मिलता है, राइट, फेजेस कहां गया, फेजेस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, या आईवीसी के फेजेस क्या हैं, और उन फेजेस में क्या कंटिन्यूटी एंड चेंजेस है, बट दैट इज द एनालिसिस पार्ट जो हमें ऑप्शनल के लिए पढ़ना पड़ता है, ठीक है, नॉट इवन फॉर मेंस जीएस, ठीक है। उसके अलावा रिलीजन की बात करें, रिलीजन टूल्स, सो दैट इज द कंटिन्यूटी एंड चेंजेस, टेक्नोलॉजिकल क्या कंटिन्यूटी चेंज हुई फ्रॉम पेलिलिथिक से मीजोलिथिक से नियोलिथिक से कैल्कोलिथिक से ब्रॉन्ज एज में, एंड देन आयरन एज में क्या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एंड कंटिन्यूटीज हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है, दोज आर इंपॉर्टेंट, राइट। पॉटरी, स्टोन टेक्नोलॉजीज, मेटल टेक्नोलॉजी, वेट एंड मेजर, सो ऑल ऑफ दीज आर फैक्ट्स, ठीक है, एंड दीज फैक्ट्स आर एट लास्ट एसोसिएटेड विद साइट्स। इंडस वैली सिविलाइजेशन में घुमा फिरा कर सभी क्वेश्चन जो है वो साइट बेस्ड बन रहा है, आईवीसी की तैयारी करनी है, साइट बेस्ड करनी है, ठीक है, सिंपल एज दैट। वैदिक एज की बात करें तो सेम वही है, ठीक है, लिटरेरी सोर्सेज हैं, लिटरेरी सोर्सेज, किस लिटरेरी सोर्सेज में क्या टर्म दी गई है, यहां पर टर्म बेस्ड क्वेश्चन बनता है, ठीक है, दैट टेल्स अबाउट पॉलिटी, सोसाइटी, इकोनॉमी एंड कल्चर, इन पर सवाल बनेगा, सिंपल एज दैट, ठीक है। क्या कंटिन्यूटी एंड चेंजेस है, सेम गोज फॉर, देखिए यहां पर टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन, वैदिक प्रीस्ट, वैदिक डाइटीज, वैदिक फिलोसफीज, ये सभी मेंशन्ड है लिटरेरी सोर्सेज में, तो लिटरेरी सोर्सेज से निकल कर आएंगे सारे पॉइंट्स, ध्यान रखना है आपको, राइट।
प्री मौर्य पीरियड, सेम गोज फॉर यहाँ पर जैसे 16 महाजनपद है, ठीक है। अब इनके राइज का फैक्टर वगैरह क्या है, इन पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है, राइट, नो डाउट, बट वी विल स्टडी दैट वे, हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट रिपब्लिक्स, उनकी क्रोनोलॉजी, ठीक है, पॉलिटिकल हिस्ट्री, मगध डायनेस्टी का डेवलपमेंट क्यों हुआ, तो इकोनॉमी से क्या रिलेशन है, पॉलिटी से क्या रिलेशन है, राइट, इकोनॉमी पर डायरेक्ट क्वेश्चन, ट्रेड एंड सेकंड अर्बनाइजेशन डायरेक्ट क्वेश्चन। सो ये क्या है, वही है ये पीई, पॉलिटी, इकोनॉमी, सोसाइटी, कल्चर, ठीक है, चेंजेस एंड कंटिन्यूटीज, यही तो स्टडी करना है। और कहां से पता चल रहा है इनके बारे में, तो सोर्सेस के बारे में स्टडी करना है, सोर्सेस के बारे में क्लियर रहना है, आर्कियोलॉजिकल है या लिटरेरी है, ठीक है, लिटरेरी में ब्राह्मणिकल है, बुद्धिस्ट है या जैन है, आर्कियोलॉजिकल में ये रिलीजियस है या सेकुलर है, ठीक है, रिलीजियस में ब्राह्मणिकल है, बुद्धिस्ट है या जैन है, लिटरेरी आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस यानी कि स्कल्पचर्स की बात करें, आर्टिफैक्ट्स की बात करें, टेंपल्स की बात करें, स्तूप की बात करें, केव्स की बात करें, राइट। सो ये क्या है, रिलीजियस आर्किटेक्चर हो गया, ठीक है। सेम गोज फॉर सेक्युलर में क्या हो जाएगा, सो जो कॉइन्स हैं, राइट, जो आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, जो हमें इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, पिलर इंस्क्रिप्शंस वगैरह, राइट, दोज आर व्हाट, पिलर इंस्क्रिप्शन, रॉक एडिक्ट्स मिलती हैं, दोज आर सेक्युलर आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से रिलेटेड साइट बेस्ड क्वेश्चन यहां पर बनता है, ठीक है, किसने बनवाया, पर्सनैलिटी एसोसिएटेड विद दैट, क्या लिखा है उसमें, ठीक है, और उसका फिर फर्दर इंपैक्ट क्या है। कॉइनेज, कॉइन्स पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, कॉइन पर कौन सी स्क्रिप्ट है, कौन सी लैंग्वेज है, कौन सा किंग है, कौन सी साइट में मिला, कौन से मेटल का वो कॉइन है, दैट टेल्स अबाउट द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ दैट पर्टिकुलर डायनेस्टी। प्रेशियस मेटल होगा तो बढ़िया इकोनॉमी, कॉपर हुआ, लेड हुआ तो बेकार है इकोनॉमी, ठीक है, कॉपर पे सोने का पानी चढ़ा हुआ तो इकोनॉमी बेकार है। हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स का डेवलपमेंट, तो सोशल चेंजेस क्या क्या आ रहे हैं फ्रॉम लेटर वैदिक टू क्या बोलते हैं महाजनपद पीरियड, ठीक है। उसके बाद पर्शियन एंड ग्रीक्स के इन्वेजन का सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल कल्चरल इन्फ्लुएंस क्या है, सिंपल एज दैट यार, वही है घुमा फिरा कर, बोथ एंशिएंट एज वेल एज मिडिवल में यही ट्रेंड है, घुमा फिरा कर। मॉडर्न की बात करोगे तो पॉलिटी, इकोनॉमी, सोसाइटी और कल्चर और उनसे एसोसिएटेड सोर्सेस और सोर्सेज में एसोसिएटेड टर्म्स एंड इंपॉर्टेंट साइट्स, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, इसी पर बेस्ड जो है वो क्वेश्चन बनेगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल कलिंग वॉर है, तो कलिंग वॉर के बारे में जानकारी कहां पर है, ठीक है, कि रॉक एडिक्ट में है, पिलर एडिक्ट में है, ठीक है, किसने लिखवाया, किस स्क्रिप्ट में लिखा है, कहां पर है वो, राइट। कलिंग वॉर का पॉलिटिकल असर क्या, इकोनॉमिक असर क्या, सोशल क्या, कल्चरल क्या, दैट इज दी होल, दिस इज हाउ वी विल अंडरस्टैंड एंशिएंट। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की मेरी अभी एक सीरीज भी चल रही है, सो प्लस प्लेटफॉर्म पर आप एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की मेरी सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत डिटेल में समझाऊंगा मैं ये। लाइक अशोकाज धम्मा पॉलिसी, तो व्हाट इज द सोर्स ऑफ दैट, कहां से पता है हमें कि अशोका की धम्मा पॉलिसी थी भाई कुछ, ठीक है। अगर वो कहीं लिखा है, इफ इट इज अ लिटरेरी सोर्स, तो कहां लिखा है, व्हाट इज द साइट, लिखा है तो किस भाषा में लिखा है, किस स्क्रिप्ट में लिखा है, तो ये तो आ गए फैक्ट, ठीक है। देन उसमें लिखा क्या है, उसका पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल और कल्चरल इंपैक्ट क्या है, सिंपल इज दैट, राइट। पॉलिटिकल में एडमिनिस्ट्रेटिव भी आएगा, माइंड इट, सो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड टर्म्स, उन टर्म्स का सोर्स क्या है, कहां लिखा है उन टर्म्स के बारे में। टर्मिनोलॉजी पर एक सवाल आप मान सकते हैं कि आ जाएगा, और वो टर्मिनोलॉजी कहीं से भी पूछ सकता है यूपीएससी, पॉलिटी में से, एडमिनिस्ट्रेशन से, इकोनॉमी से, सोसाइटी से, कल्चर से, रिलीजन से, आइडियोलॉजी से, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से, लिटरेरी सोर्सेज से, फॉरेन अकाउंट से, वो टर्मिनोलॉजी कहीं से भी पूछ सकता है, और वो टर्मिनोलॉजी पर एक सेपरेट सेशन भी लूंगा मैं इस प्लस प्लेटफॉर्म पर जो मेरा कोर्स चल रहा है, राइट। पोस्ट मौर्य में आ जाए तो यहां पर फॉरेन इन्वेजन, देखिए फॉर पॉलिटिकल हिस्ट्री, इंडिजिनस डायनेस्टीज, तो ये क्या हो गया, पॉलिटिकल हिस्ट्री हो गई। इंपैक्ट ऑफ फॉरेन कॉन्टेक्स्ट, इंपैक्ट क्या है, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल इंपैक्ट क्या होगा, कल्चरल इंपैक्ट क्या है। इकोनॉमी इन पोस्ट मौर्य, ट्रेड गिल्ड से रिलेटेड क्या है, टर्मिनोलॉजी, इनकी जानकारी क्या है, सोर्स क्या है इनका, कहाँ लिखा है भाई ट्रेड गिल्ड्स के बारे में, लिटरेरी सोर्स है, कॉइन्स पे लिखा हुआ मिला हमें, कोई इंडिया से बाहर कोई ऐसी प्लेस है वहां पर इन ट्रेड गिल्ड्स के बारे में क्या जानकारी मिलती है। रिलीजन इन पोस्ट मौर्य पीरियड, ठीक है, धीरे धीरे जो है वो जो क्या बोलते हैं वैष्णविज्म है और जो कृष्ण की पूजा है वो सब डेवलप होना शुरू होता है। सोसाइटी इन पोस्ट मौर्य, शैविज्म, वैष्णविज्म, जो कृष्ण धर्म है, इन सभी के बीच में, इन सभी का डेवलपमेंट हमें समझना है यहाँ पर, दो दिस इज अ पॉइंट ऑफ कल्चर, कल्चर में जो है वो हम ज्यादा समझते हैं इसे, ठीक है।
गुप्ता एज की बात करें तो ओरिजिन ऑफ गुप्तास, गुप्ता को गोल्डन एज क्यों कहते हैं, सोसाइटी और कल्चर में यहाँ पर क्या चल रहा है इस समय, राइट। पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ गुप्ता जस्ट ग्लांस लेना है हमें। गुप्ता कॉइन्स, न्यूमिस्मेटिक्स, ये कॉइन्स हमें पॉलिटिकल इकोनॉमी सोसाइटी के बारे में क्या जानकारी देते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन। सो यही है, देखिए आप इन टॉपिक्स को घुमा फिरा कर पढ़ेंगे आपको यही मिलेगा, पॉलिटी, इकोनॉमी, सोसाइटी और कल्चर। ठीक है, ये पढ़ना है आपको और सोर्सेज का ध्यान रखना है कि कौन से सोर्सेज हैं, आर्कियोलॉजिकल हैं या लिटरेरी हैं, और उन सोर्सेज से हमें क्या जानकारी मिल रही है, टर्मिनोलॉजी मिल रही है उस सोर्सेज से, साइट मिल रही है उस सोर्सेज से, और इनके बारे में क्या इंफॉर्मेशन दे रही है, उन सोर्सेज से रिलेटेड पर्सन कौन है। ठीक है, लाइक प्रयाग प्रशस्ति की बात करते हैं तो समुद्रगुप्त के बारे में जो है वो प्रशंसा की गई है, बट किसने करवाई है, हरिसेन ने करवाई। ठीक है, कहाँ पर है, राइट, पिलर पर है या रॉक पर है, किस भाषा में लिखा है, किस स्क्रिप्ट में लिखा है, ये सभी सोर्सेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। और क्या लिखा है उसमें, सो वो आ गया इम्पैक्ट, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चर। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं एंशिएंट में, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सो इस हेडसेट में रहकर आप एंशिएंट पढ़ रहे हैं। पिछला मॉडर्न का हेडसेट मैंने आपको बताया, मॉडर्न आपको किस तरह पढ़नी है, मेंस के लिए पढ़नी है। मेंस के हेडसेट में रहकर आप मॉडर्न पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर प्रीलिम्स के लिए ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन लगा रहे हैं। यहां पर भी प्रीलिम्स के लिए आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगा रहे हैं, बट कॉन्सेप्ट्स का एनालिसिस बहुत जरूरी है। पोस्ट गुप्ता, हर्षा का टाइम्स, ट्रांजिशनल फेज, लिटरेरी सोर्सेस, राइट। अब ये मिसलेनियस टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉइनेज, वुमेन इन एंशिएंट इंडिया, ट्रेड एंड ट्रेड गिल्ड, टेक्नोलॉजीज, टर्मिनोलॉजी, राइट, टर्मिनोलॉजी हो गया, रिफॉर्म्स लॉ बुक्स, धर्म सूत्राज, राइट, स्मृति, फिलोसफिकल लिटरेचर। तो ये सभी क्या है, इन सभी में हमें कंटिन्यूटी एंड चेंजेस ट्रैक करने हैं। ठीक है, दो यहाँ पर हमें बहुत सारे फैक्ट्स भी मिलेंगे, ये मिसलेनियस टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक्स ऑन पॉलिटी, वेरियस एरा, शाक एरिया, शाक एरा, विक्रम एरा, राइट। टॉपिक्स रिलेटेड टू करंट अफेयर्स रिलेटेड, पिछले 1 से 2 साल में अगर जो भी हिस्ट्री से रिलेटेड डेवलपमेंट हुआ है करंट अफेयर में, वो आपको पता होना चाहिए, उस पर बेस क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, टर्मिनोलॉजी अगेन रिलेटेड टू लैंड ग्रांट से रिलेटेड, पेजेंट से रिलेटेड, इरिगेशन से रिलेटेड। ठीक है, ट्रेड गिल्ड से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी। ठीक है, उसके अलावा यज्ञ से रिलेटेड यानी राइट्स एंड रिचुअल से रिलेटेड, राइट। और टर्मिनोलॉजीज जो है वो शादियों से रिलेटेड, वेदों में जो शादियों के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, फॉरेन ट्रेवलर्स के अकाउंट्स, किस किसने क्या क्या लिखा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट, टाइप्स ऑफ स्लेवरी के टाइप, उसके लिए क्या टर्मिनोलॉजी है। तो ये टर्मिनोलॉजी कहां से मिल रही है, सोर्सेज से मिल रही है। तो भैया हिस्ट्री खासतौर पे एंशिएंट और मेडिवल समझना है तो सोर्सेज आपके कंट्रोल में होने चाहिए, और पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल क्या है ये, चेंजेस एंड कंटिन्यूटीज वाला कॉन्सेप्ट आपको थॉरली पता होना चाहिए। दैट इज ऑल, इसके अलावा और कुछ नहीं है, इसके अलावा कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं, राइट। वेरियस डायनेस्टीज, वेरियस टर्म्स रिलेटेड टू सोसाइटी एंड इकोनॉमी, गिल्ड्स हो गए, कास्ट, क्लास, प्रोफेशन, कास्ट एंड ऑक्यूपेशन। ठीक है, तो इनके लिए सोर्सेज क्या है, किन लिटरेरी सोर्सेज में जानकारी दी गई है इनकी, राइट। मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स, साइट्स से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स आ गए यहाँ पर, राइट। वेरियस टाइप ऑफ टैक्सेस, उनके टर्म्स क्या है, राइट, उनके मीनिंग क्या है टैक्सेस के, कौन लगा रहा है वो टैक्स, उनसे रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट क्या है। ठीक है, वेरियस पोर्ट्स इन एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट इंडिया का ट्रेड जो है वो रेड सी और पर्शियन गल्फ, साउथ ईस्ट एशिया एज वेल एज रोमन्स तक ट्रेड था। ठीक है, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग, दिस ऑल इज आस्क्ड इन प्रीलिम्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करें मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, तो वहीं से शुरुआत है। मेडिवल में भी वही सेम कहानी है, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल और कल्चरल चेंजेस, राइट, और उनको जानने के लिए कौन कौन से सोर्सेज हैं, कहाँ से जानकारी मिल रही है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से मिल रही है या लिटरेरी सोर्सेज से मिल रही है। क्योंकि ये जो इतिहास की जितनी भी पर्सनैलिटीज हैं, ये खुद आकर तो बताया नहीं हमको इन्होंने, जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने इन सोर्सेज से ही हिस्ट्री प्रिपेयर करी है। तो सोर्सेज के हिसाब से ही हम हिस्ट्री में स्टडी क्या करते हैं, पॉलिटिकल, सोसाइटी, इकोनॉमी और कल्चर के बारे में हिस्ट्री के हिसाब से स्टडी करते जाओ, सॉरी सोर्सेज के हिसाब से स्टडी करते जाओ। ठीक है, तो मेजर लिटरेरी वर्क्स डायनेस्टी वाइज, सो दैट इज द पॉलिटिकल हिस्ट्री। ठीक है, ट्रीटीज ऑन मिस्टिसिज्म, वर्क्स ऑन रूलिंग क्लास, दिल्ली सल्तनत, मुगल जनरल्स, हिस्टोरियोग्राफी सल्तनत मुगल, ट्रेवलर अकाउंट, यहां पर भी ट्रेवलर अकाउंट है। तो सोर्सेज क्या है मेडिवल हिस्ट्री के, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज तो हमारे पास हैं ही, राइट। वेरियस मेडिवल, अर्ली मेडिवल हिस्ट्री के वेरियस टेम्पल्स, वेरियस मॉस्क एंड अदर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स हमारे पास मौजूद हैं, किले वगैरह, राइट। दूसरी चीज हमारे पास वेरियस लिटरेरी सोर्सेज हैं, जो अरबी आए, फिर तुर्की आए, फिर मुगल आए, इनके जो कोर्ट
इनके जो कोर्ट पोएट्स हैं या जो कोटिशियंस हैं, उन्होंने जो भी डॉक्यूमेंट किया है, फॉरेन ट्रेवलर्स ने अगर जो भी डॉक्यूमेंट किया है, चाहे वो अरेबियन आ रहे हो, चाहे वो मोरक्कन आ रहे हो, चाहे वो पर्शियन आ रहे हो, चाहे वो चाइनीज हो, राइट, चाहे वो यूरोपियन ट्रेवलर्स इंडिया में आ रहे हो मेडिवल पीरियड में, पुर्तगाली ट्रेवलर्स है, उन्होंने क्या जो है वो ट्रैवल लोग छोड़े हैं, वो डिफरेंट ट्रैवलोग्स क्या जानकारी देते हैं डिफरेंट एम्पायर्स के बारे में, ठीक है, राइट। सो अर्ली मेडिवल में शुरुआत फ्यूडलिज्म से, सो फ्यूडलिज्म की शुरुआत एंड द ट्रांजिशन फ्रॉम एंशिएंट टू मेडिवल ट्रांजिशन किस वजह से हुआ, तो फ्यूडलिज्म को समझेंगे। नॉर्थ इंडिया की डायनेस्टीज और उनके बीच में स्ट्रगल, ठीक है, डेक्कन की डायनेस्टीज, साउथ इंडियन डायनेस्टीज, राजपूत का ओरिजिन, अरब एक्सेशन, सो ऑल ऑफ दीज आर व्हाट, पॉलिटिकल हिस्ट्री है यहाँ पर बहुत सारी, बट पॉलिटिकल हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं बनता। क्वेश्चन बनता है, ज्यादा क्वेश्चन कहां से बनता है, इकोनॉमी, सोसाइटी, कल्चर, और पॉलिटी में से भी बनता है तो एडमिनिस्ट्रेटिव बेस्ड क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और इन सब के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, सोर्सेज क्या है, कहां से मिल रही है हमें जानकारी, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से मिल रही है या लिटरेरी सोर्सेज से मिल रही है, सिंपल एज दैट। एंड देयर एनालिसिस, इन सभी सॉरी, और इन सभी का एनालिसिस आपस में, ठीक है। गजनविड का इन्वेजन क्यों हुआ, कारण क्या है, अल बरूनी की डिस्क्रिप्शन इंडिया की, इंपॉर्टेंट है, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। वैसे मेडिवल से बहुत कम क्वेश्चन बनता है, और अगर बनता भी है सो एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, सोसाइटी, कल्चर, और यहां से भी टर्म बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं ज्यादा, ठीक है, क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, टर्म बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। बताइए, दिल्ली सल्तनत, सेम कहानी, दिल्ली सल्तनत, फैक्टर अफेक्टिंग फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, राइट, इक्तादारी सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, बैटल ऑफ पानीपत की पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंट क्या है, बट इट इज एनालिसिस फॉर मेंस। नेचर ऑफ स्टेट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ट्रेड, एग्रीकल्चर, इनसे रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट है ये, दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। टाइप्स ऑफ नोबिलिटीज, ठीक है, उनका नाम, टर्मिनोलॉजी हो गई, राइट, कि मतलब ईरानी, तुरानी, ये सब कौन है, क्या कॉन्फ्लिक्ट है इनके बीच में, राइट, रिलेशनशिप बिटवीन सुल्तान एंड नोबिलिटीज, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप, दिल्ली सल्तनत में से क्या टॉपिक उठाना है आपको, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, ट्रेड, ये उठाना है, किस राजा ने किस राजा को पीटा, राइट, ये बहुत कम पूछेगा यूपीएससी, पूछेगा भी तो क्रोनोलॉजी के तरह पूछता है, राइट। रिलेशनशिप बिटवीन सुल्तान एंड उलेमा, सो जो रिलीजियस उलेमाज हैं और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सुल्तान है, उनका रिलेशन, सुल्तान का अपनी नोबिलिटी से रिलेशन, सुल्तान का जनमानुस जो आम जनता है, राइट, जो सबाल्टरन है, उससे रिलेशन क्या है, ठीक है, सुल्तान का बाहरी शक्ति यानी फारस, पर्शिया से और सेंट्रल एशिया से रिलेशन क्या है, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल रिलेशंस हो गए सुल्तान के, दो वी अंडरस्टैंड दिस फॉर, हम ऑप्शनल लेवल पर जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इनके बारे में डिटेल में समझते हैं। मिलिट्री एंड जुडिशियल डिपार्टमेंट्स, अगेन एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा ही है ये, राइट। हिस्ट्री ऑफ गन पाउडर एंड आर्टिलरी, अलाउद्दीन, मार्केट पॉलिसीज, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी का हिस्सा, ठीक है। एक्सपेरिमेंट्स ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, सो दीज आर इंपॉर्टेंट। सो दोज टॉपिक्स विच आर एसोसिएटेड विद एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, कल्चर, these are important for, and also society, these are important for medieval से 2 या 3 सवाल बनेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मेडिवल छोड़ना है, वो 2 या 3 सवाल ही आपका डिसाइड कर सकते हैं कि आप बैठेंगे मेंस में या नहीं, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो जैसे कि इकोनॉमिक, मिलिट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, रिलीजियस एंड वेलफेयर पॉलिसीज, फिरोज शाह तुगलक, इफ देयर आर एनी, ठीक है, और अगर है तो फिर उनका क्रिटिसिज्म जो हम करते हैं वो फिर ऑप्शनल लेवल के लिए हो जाएगा, ठीक है। सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ दिल्ली सल्तनत, उनसे रिलेटेड लोगों की सिचुएशन एंड रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज। सो आई होप यू गेट द पिक्चर कि हमें क्या पढ़ना है, राइट, एंड दैट इज ट्रू फॉर, अच्छा, रीजनल किंगडम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो इंडिया की रीजनल किंगडम्स है, राजस्थान में, डेक्कन में, विजयनगर, बहमनी, बंगाल, गुजरात, मालवा, जौनपुर, कश्मीर, इन पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इनसे रिलेटेड शासक, इनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री से सवाल बनता है इनकी, तो ठीक है, पॉलिटिकल हिस्ट्री से, इनके रीजन पर क्वेश्चन बनता है, इनका किस शासक के साथ कॉन्फ्लिक्ट रहा, किस मेन स्ट्रीम बड़े शासक के साथ, बड़ी डायनेस्टी एम्पायर के साथ कॉन्फ्लिक्ट रहा, इस पर क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इनके अगर इंपॉर्टेंट कोई किंग है या पर्सनैलिटीज हैं, उस पर क्वेश्चन बनता है, और खासतौर पर अगर कोई फीमेल पर्सनैलिटी है वहां से क्वेश्चन निकल कर आएगा, ठीक है। इनकी कोई कल्चरल खासियत है, राइट, कोई कल्चरल खासियत है तो कल्चर पर बन जाता है उसमें सवाल, राइट। दैट मीन्स मान लेते हैं इनके इस तरफ से कोई म्यूजिक निकल कर आ रहा है, राइट, कोई आर्ट फॉर्म निकल कर आ रहा है, कोई पेंटिंग निकल कर आ रही है, उस पर सवाल बनता है, ठीक है। इनका अब जैसे विजयनगर, बहमनी, बंगाल, इनका
यूरोपियंस से क्या रिलेशन रहा और यूरोपियन ट्रेवलर्स कौन कौन पहुंचे इन तक, ठीक है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन बनता है। इनके आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट है, पॉलिटिकल हिस्ट्री और इनके एडमिनिस्ट्रेशन, खासतौर पे विजयनगर के एडमिनिस्ट्रेशन में जो टर्म्स है। सो देखिए, पॉलिटिकल में एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी, कल्चर एंड इकोनॉमी, ये तो पढ़ना है ही इनके बारे में, ठीक है, तो छोड़ना ही नहीं, राइट, ध्यान रखना है आपको, और यहीं से सवाल निकल कर आएगा, ठीक है। शेरशाह सूरी, सेम कहानी, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट, मुगल्स की बात करें तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ठीक है, राजपूत पॉलिसी, डेक्कन पॉलिसी, रिलीजियस पॉलिसी, सोशल रिलीजियस, ये मनसबदारी, जागीरदारी, ये सभी क्या है, दीज आर दी पॉलिसीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और यहीं से क्वेश्चन बनता है। पॉलिटिकल हिस्ट्री कोई नहीं पूछ रहा कि कौन कहाँ गया लड़ने, अगर पूछेंगे भी तो क्रोनोलॉजी पूछेंगे। मराठास बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, मराठास का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट। मराठास की थोड़ी सी पॉलिटिकल हिस्ट्री पर क्वेश्चन बन सकता है, माइंड इट, मराठास की पॉलिटिकल हिस्ट्री थोड़ी सी हमें पढ़नी है, राइट। पेशवाज के बारे में, पेशवाज का एडमिनिस्ट्रेशन, राइट, उनकी टर्मिनोलॉजीज, उनके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, उनके एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उनके ट्रेड से रिलेटेड, ठीक है, उनके कॉरस्पॉन्डेंस से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज, यहां पर क्वेश्चन बनता है मराठास में। नेक्स्ट, मिसलेनियस टॉपिक क्या है, अर्बनाइजेशन, अर्बन रेवोल्यूशन जो आया, थर्ड अर्बनाइजेशन, फॉरेन इन्वेजन, अफगानियों के इन्वेजन जो हुए और यूरोपियंस आए ऑब्वियसली, टाइप ऑफ लैंड्स, अगेन टर्मिनोलॉजी, राइट, दिल्ली सुल्तान में, मुगल एम्पायर में, मराठों में, विजयनगर में, ठीक है, इन चारों में तो एटलीस्ट टाइप ऑफ लैंड्स आपको पता होनी चाहिए। ग्रांट्स, सुल्तान द्वारा दी गई ग्रांट या मुगल्स द्वारा दी गई ग्रांट्स के लिए टर्म क्या है, इंपॉर्टेंट टर्म तो आपको पता ही होनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। टैक्सेशन से रिलेटेड टर्म, डिवाइन एस्पेक्ट ऑफ किंगशिप, ठीक है, जो अपने आप को जिले इलाही बता दे रहे हैं। सूफी कनेक्शन, सो भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, खैर हम तो भक्ति एंड सूफी मूवमेंट कल्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। थियोरी ऑफ किंगशिप, लैंड ग्रांट्स, फ्यूडल, जागीर, इक्ता, राइट, न्यानकारा, सो इन सभी टर्मिनोलॉजी पर बेस्ड क्वेश्चन बनेगा बैक एंड अगेन, राइट। लैंड रेवेन्यू सिस्टम पर क्वेश्चन बनेगा, एग्रीकल्चर एंड ट्रेड, कॉइनेज बहुत इंपॉर्टेंट। सो समझ रहे हैं ना आप, दीज आर दी टॉपिक्स जो कि क्वेश्चन बनाएंगे आपके लिए, और यही आपको पढ़ना है, राइट। पढ़ना किस तरह है, सोर्सेज क्या होने चाहिए आपके, सबसे पहले तो एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी आपका एक सोर्स होना चाहिए। उसके अलावा आप मेरी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, राइट, प्लस प्लेटफॉर्म पर मैं कोर्स लेकर आऊँगा। उसके अलावा आप अनअकैडमी के नोट्स जो हैं वो नोट्स आपको अनअकैडमी प्रोवाइड करता है, प्रिंटेड कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल, वो हो गया, प्लस मेरी जो क्लास में पीडीएफ होती है वो। इन सभी को करने के बाद तब जाकर आपका एग्जामिनेशन निकलेगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या लगाएंगे, टेस्ट। टेस्ट के लिए अनअकैडमी आपको टेस्ट सीरीज दे रही है, ठीक है, बेहतरीन, सस्ती है टेस्ट सीरीज, महंगी भी नहीं है, और बेहतरीन टेस्ट सीरीज है, ठीक है। उसके अलावा एक प्रीलिम्स टेस्ट के लिए जो है वो बुकलेट प्रोवाइड कर रही है, प्रीलिम्स टेस्ट को प्रैक्टिस करने के लिए, प्रैक्टिस बुकलेट। रॉयल वुमन ऑफ वुमन से रिलेटेड देखिए, कहीं पर भी नहीं छोड़ना आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया है ना, यूपीएससी की तैयारी के लिए प्रो वुमन, प्रो डेमोक्रेसी, प्रो गवर्नमेंट, ये स्टांस आपका आंसर राइटिंग में होना चाहिए, एज वेल एज प्रिपेयर करते हुए, फैक्ट्स को प्रिपेयर करते हुए भी ये स्टांस आपका होना चाहिए। और उससे रिलेटेड, राइट, प्रो एनवायरनमेंट से रिलेटेड, खैर कल्चर बेस्ड क्वेश्चन जो है वो यहाँ से ज़्यादा बनेंगे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, एक ट्रेडिंग क्लासेस और ग्रुप्स और ट्रेड गिल्ड से रिलेटेड टर्म्स, राइट। आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो ये आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक है। इंडियन आर्किटेक्चर, ठीक है, सो एंशिएंट से मेडिवल, इंडियन स्कल्पचर, एंशिएंट से मेडिवल, एक बार एंशिएंट एंड मेडिवल आप पढ़ ले तो फिर आर्ट एंड कल्चर हवा है, बिल्कुल मजाक है। इंडियन पेंटिंग्स, एंशिएंट से मेडिवल, क्राफ्ट्स एंड कॉइनेज, जब आपको ये वाला फंडा समझ आ गया ना, ठीक है, फिर उसके बाद तो आर्ट एंड कल्चर बिल्कुल मजाक है, मेंस लेवल तक के लिए भी मजाक है। फैक्ट्स बच जाते हैं उसके बाद, क्योंकि आपके पास थोरो कनेक्शन जो है वो आपके पास मौजूद है। डांसेस ऑफ इंडिया, राइट, इंडियन म्यूजिक, थिएटर, पपेट्री, सो दीज आर द टॉपिक्स, एंड व्हाट यू हैव टू डू हियर, यू हैव फैक्ट्स एज वेल एज कॉन्सेप्ट्स, और उनका क्या आपको करना है, एनालिसिस प्रिपेयर करना है, सिंपल, राइट। once you have the analysis of all the facts and concepts and then you test your preparation, then and only then you are prepared for civil service examination, and that is my final verdict on the strategy, ठीक है। what is the strategy for history, and not just for history, for every topic for civil service examination, the strategy is simple: accumulate all the facts, yeah, all the important facts, right, try to understand all the important concepts, and then try to create an analysis,
ठीक है, एनालिसिस क्रिएट करने की कोशिश करें। व्हाट डू वी मीन बाय एनालिसिस? आपको सिंपली समझना है कि जो भी वो इवेंट है उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, उसका इंपैक्ट क्या है, उसके कंसिक्वेंसेस क्या है, उस पर मल्टीपल व्यूज क्या है, कॉन्ट्राडिक्शंस क्या है, सॉल्यूशंस क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है, ये सभी एनालिसिस का हिस्सा है, राइट। सो आपके पास फैक्ट्स हो, आपके पास कॉन्सेप्ट्स हो, आपके पास एनालिसिस हो, you are mains ready. Once you are mains ready, you will write answers, and राइट आंसर्स के साथ इंपॉर्टेंट ये है कि आप प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स टेस्ट के लिए मॉक टेस्ट लगाएंगे ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा। दिस इज द स्ट्रेटजी टू क्रैक सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। क्योंकि मैं एक बार बहुत सिंपल सी आप लोगों को बात बता दूं कि कंपटीशन इज बहुत ही ज्यादा स्टिफ है कंपटीशन, ठीक है। सो फाइनल प्रीलिम्स के लिए मेरी स्ट्रेटजी, मेरी एडवाइस आपके लिए यही है कि बी मेंस रेडी एंड ज्यादा से ज्यादा प्रीलिम्स के लिए मॉक लगाइए, राइट, और मेंस के लिए ज्यादा से ज्यादा आंसर लिखते जाइए। एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से तैयारी कीजिए, एक होलिस्टिक वे में तैयारी कीजिए। देन एंड ओनली देन सिंपल सा फंडा अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि यूपीएससी के एग्जामिनेशन जो सेट कर रहे हैं ना, जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन सेट करते हैं लोग, वो लोग बेवकूफ नहीं है। वो लोग अच्छे से जानते हैं बात कि उसी व्यक्ति को एग्जामिनेशन में बैठने दिया जाए जो कि मेंस रेडी हो, ठीक है। मेंस के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट है प्रीलिम्स। if you are not mains ready, you will not be able to crack prelims. And if you, let's say if you cracked prelims somehow, you will not be able to crack mains because at the first place you were not mains ready. So अगर आप 2022 के एग्जामिनेशन में बैठने जा रहे हैं, so I highly recommend you कि आप मेंस रेडी हो at this time। आप मेंस रेडी हो। मेंस रेडी का होने का मतलब क्या है कि आपका मैक्सिमम सिलेबस GS1, GS2, GS3, GS4, ऑप्शनल 1, ऑप्शनल 2, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 एंड एसे, ये सभी आपका प्रिपेयर है, ठीक है। एंड देन आपकी एटलीस्ट 3 से मैक्सिमम 6 महीने की प्रैक्टिस है ऑफ राइटिंग फुल लेंथ पेपर्स। फुल लेंथ पेपर लिखने की प्रैक्टिस है आपके पास, एज वेल एज आंसरिंग फुल लेंथ प्रीलिम्स टेस्ट बोथ ऑफ GS एज वेल एज CSAT, ठीक है। आपके पास अगर ये दोनों प्रैक्टिस मौजूद हैं, आंसर राइटिंग की भी और पीटी की, देन यू कंसीडर योरसेल्फ टू बी मेंस रेडी एंड देन इट ओनली मेक सेंस टू एंटर इनटू द एग्जामिनेशन। अदरवाइज कंपटीशन इज रियली स्टिफ। लेट मी गिव यू अ हिंट of the constitution of the, sorry, not constitution but of the competition. Let's say there are 1000 posts, right? 1000 जो है वो सिविल सर्वेंट की पोस्ट, सिविल सर्विसेज की पोस्ट है फॉर एग्जांपल, राइट। तो इन 1000 पोस्ट के लिए आपने सुना होगा कि लेट्स से 5 लाख बच्चों ने जो है वो अप्लाई किया, बट दिस 5 लाख जो है इट इज नॉट द कंपटीशन। ये 5 लाख कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन कौन है? कंपटीशन है मुट्ठी भर कोई 5000 बच्चों के बीच में कंपटीशन है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर इस साल 1000 सीटें रही होंगी तो पिछले साल भी लेट्स से 1000 सीट रही होंगी लास्ट ईयर, और उन 1000 में से 200 बच्चे ऐसे रहे होंगे, 200 एस्पायरेंट्स ऐसे रहे होंगे जिनको उनके मनपसंद की सर्विस मिल गई होगी, IAS, IPS, IFS उनको मिल गया होगा, या जिनका लास्ट अटेम्प्ट रहा होगा जो कि अब एग्जामिनेशन नहीं देंगे। तो जो बचे हुए 800 हैं, आप ये मानकर चलिए वो बचे हुए 800 फिर से बैठ रहे हैं इस एग्जामिनेशन में आपके साथ। इन 5 लाख में से वो 800 लोग भी होंगे जिनकी ऑलरेडी रैंक आ चुकी है, ठीक है। 800 लोग तो आप ऐसे मानिए जिनकी ऑलरेडी रैंक आ चुकी है। 2000 बच्चे, 2500 के अराउंड बच्चे ऐसे होंगे जिनको पिछली बार इंटरव्यू में बुलाया गया था, उनकी रैंक नहीं आई है, ठीक है। 2000 के आसपास बच्चे ऐसे होंगे जिनका मेंस जो है वो काफी अच्छा गया बट इंटरव्यू के लिए इनवाइट नहीं किया गया उनको, या उनका लास्ट अटेम्प्ट है या ऐसा कुछ। तो कहने का मतलब बहुत ज्यादा ही ज्यादा स्टिफ है कंपटीशन, ठीक है, राइट। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि बी मेंस रेडी एंड प्रैक्टिस होनी चाहिए आपके पास, बेहतरीन खतरनाक प्रैक्टिस, देन ओनली यू विल बी एबल टू क्रैक सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, ठीक है। सो ऑन दिस नोट आई रिक्वेस्ट यू गाइज टू मेक श्योर कि आप जो है वो टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। अनअकैडमी की बहुत बेहतरीन टेस्ट सीरीज है, अनरोल करें बाय यूजिंग माय कोड VCUPSC, राइट। उसके अलावा आप एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी प्लस प्लेटफॉर्म पर चल रहा है, राइट। सब्सक्राइब करें इस चैनल को, हिट द नोटिफिकेशन बेल, गेट द PDF फ्रॉम माय टेलीग्राम ग्रुप दैट इज Chauhan_sir_CSE, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।